नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में कोयले से बनेगी गैस। कोल गैसिफिकेशन को कैबिनेट से मंजूरी। सरकार देगी 8500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर संग्राम और बढ़ा। बंगाल में ममता और पंजाब में भगवंत मान ने किया अकेले लड़ने का ऐलान। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश बोले, लंबे सफर में रेड सिग्नल और स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। परिवारवाद पर किया वार। बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला। कांग्रेस और विपक्ष पर साधा निशाना। जनवरी सीरीज एक्सपायरी से पहले उथल पुथल के बीच बाजार में तेजी। मिड और स्मॉल कैप में भी रफ्तार। रियल्टी छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। सेंसेक्स 690, निफ्टी 215 अंक ऊपर चढ़कर बंद। पीएम सूर्योदय योजना में सोलर पैनल के लिए 60% तक मिलेगी सब्सिडी। अंतरिम बजट में ऐलान संभव। सब्सिडी के लिए 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है प्रावधान। दूसरे दिन भी अयोध्या में श्री राम दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाव। सीएम योगी की अपील, वीवीआईपी अयोध्या आने से 7 दिन पहले बताएं। वन प्लस का डबल धमाका। 12 सीरीज के 2 वेरिएंट OnePlus 12 और OnePlus 12R लॉन्च। OnePlus 12 की कीमत 65,000, OnePlus 12R करीब 40,000 में मिलेगा। देश में कोयले से गैस बनाने की बड़ी तैयारी है। कोल गैसिफिकेशन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगी। इसमें 8500 करोड़ के इंसेंटिव का ऐलान किया गया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने कोल इंडिया को कोल गैसिफिकेशन के लिए गेल के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की अनुमति भी दे दी है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोल गैसिफिकेशन से प्रदूषण नहीं होता है। सीआईएल और गेल, इनका एक जेवी हम क्रिएट किया है। वो जेवी के जॉइंट वेंचर में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें एक प्रोजेक्ट में, जहां सिनगैस सिंथेटिक नेचुरल गैस उत्पादन हम करते हैं, तो ईसीएल कमांड एरिया में है। वो तो उसका सोनेपुर बाज़ार में है, वेस्ट बंगाल का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें 13,052 करोड़। अमोनियम कोल टू अमोनियम नाइट्रेट के लिए सीआईएल और बीएचईएल, इनका एक जीवी रचा गया है। तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 11,782 करोड़। वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए हम कैबिनेट के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने गए थे। इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट 8,500 रुपीज़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग आज कोयला विभाग को एक कोल गैसिफिकेशन के लिए आज सैंक्शन किया है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद समर्पित करता हूँ। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट गहरा गया है। ममता का कहना है कि कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी साफ साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो,
2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले, पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं। कांग्रेस को बंगाल में सार्थक बातचीत की उम्मीद है। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि गठबंधन में रूठों को मना लिया जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। इधर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अवसरवाद का गठबंधन है। ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इंडिया गठबंधन में क्यों बढ़ रही है दरार और क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा विपक्ष का गठबंधन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बाद से राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। जेडीयू इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को देने की कोशिश कर रही है। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का असर है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है। इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग खुशी मनाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ही गरीबों का काम कर रही है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया गया है चारों तरफ से, लेकिन इसे बीजेपी की राजनीति भी बता रहे हैं। राहुल ने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आ सकती है और पिछड़ों और वंचितों के लिए काम किया जा सकता है। यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और क्रेडिट लेने की होड़ के बीच बीजेपी ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का क्रेडिट केवल पीएम मोदी को जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस संस्कृति के विरोधी थे। कहते थे कि कांग्रेस इस देश के हित के लिए नहीं है। कांग्रेस हमेशा गरीबों को धोखा देती है। कांग्रेस हमेशा गरीबों को अपमानित करती है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी देने का आदेश दिया है। पक्षों को माननीय न्यायालय ने सुना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षकारों को उपलब्ध करानी चाहिए। अब जैसे माननीय न्यायालय ऑर्डर पारित कर देता है, हमारी लीगल टीम उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेगी। और अब बात करेंगे बाजार की। जनवरी सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी लौटी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 690 और निफ्टी 215 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रही। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सबसे पहले सुमित बताइए खास क्या बातें हुई आज बाजार में। तो आज शुरुआत तो ऐसी नहीं थी, शुरुआत थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ मार्केट्स ने एक अच्छा यू टर्न लिया। लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आया क्योंकि एक्सपायरी सामने खड़ी है और उससे ठीक पहले यहाँ पर एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। कल का प्रेशर था तो प्रेशर के बाद जहाँ पर बिकवाली थी वहीं से कम बैक आया। आप मान लीजिए पीएसयू में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, बैंक्स में स्लाइटली खरीदारी थी, इसके अलावा आईटी में खरीदारी थी, मेटल में जोरदार तेजी थी, रियल्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी, 1.5-2% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सत्र, जबकि कल के प्रेशर के बाद मार्केट ने स्ट्रांगली कम बैक दिया। और सुमित ये बताइए कि सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ रहा? तो इधर पीएसयू और मेटल जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा हिंडाल्को जैसे नाम, जहां पर बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। डॉक्टर रेड्डीज दूसरा नाम, 4% के आसपास का अपमूव यहां रहा। इंडसइंड बैंक 3-3.5% ऊपर रहा। टाटा स्टील 4% ऊपर रहा। तो एक अच्छी तेजी फार्मा और मेटल में। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयर में आईसीआईसीआई बैंक दबाव में रहा। एक्सिस बैंक दूसरा शेयर, एशियन पेंट तीसरा नाम और अदानी पोर्ट करीब 1.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में HFCL करीब 13% का उछाल। मोतीलाल ओसवाल नंबर के बाद 11% चला। हुडको 10%, 11% तेजी और आईडीबीआई बैंक करीब 10% का उछाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में तानला नंबर्स के बाद 8% नीचे। क्रेडिट एक्सिस करीब 4.5% नीचे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेल्सपन लिविंग करीब 4-4.5% बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक अच्छा सेशन रहा मेटल स्पेस के लिए और खासतौर से फार्मा शेयरों के लिए, जहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा का कहना है कि आने वाले बजट में ग्रामीण कंजम्पशन बढ़ाने पर फोकस किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ये लंबी अवधि के लिए बैंकिंग सेक्टर पर भी पॉजिटिव है। जैसे आपने कहा ये इंटरिम बजट है, तो कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होने की तो उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से छोटे मोटे ट्वीक्स हो सकते हैं।
और जो रीजनेबल प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल रूरल कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी, उस तरह की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको शायद उसमें एम्फोसाइज किया जा सकता है। का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रक्चरली जो मार्केट शेयर गेंस की बात है वो तो चलती रहेगी जी। और ये भी देखा है बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, काफ़ी स्मार्ट होती है, वो अपने पैसे बना लेती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप लॉन्ग टर्म में देखें तो कभी कंप्रेस होते नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है जब रीप्राइसिंग वगैरह का जो टाइमिंग मिसमैच होता है तो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मार्जिन्स मेंटेन कर ही लेती हैं बैंक्स अपने, तो वैसे स्ट्रक्चरली कोई इश्यू है नहीं। और अब बात बजट पिक्स की। कुछ वैसे शेयर जिनको बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट से पहले निवेशक कई शेयरों में निवेश करके बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। इस पर ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट में अच्छा पैसा बन सकता है। सीमेंट स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है जरूर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी भी काफी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं एंड जिस तरीके से ट्रेंड्स वहां पर बरकरार है, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी सस्टेनेबल रैली पोस्ट बजट भी नजर आ सकती है। विद इन दिस पर्टिकुलर पैक हमारा जो टॉप पिक है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 800-805 लेवल के आसपास एंड उसके बाद की एक अच्छी रैली बनी थी। उस रैली के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1100 के पार भी जाना चाहिए। मैं इसमें जो नाम लेना चाहूंगा वो एक लार्ज कैप कैपेक्स प्लेयर है और वो है लार्सन एंड टूब्रो। अगेन अ डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और जैसे मैंने कहा कि बाजार को देख के थोड़ा सा अब जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो किसी भी चीज को एक भाव पे लेने के बजाय एक एक्यूमुलेशन फेज की रहेगी। और मेरा मानना है कि एलएनटी 3400 से 3500 की जो जोन होगी वो एक बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन फेज के तौर पर इसको मैं लेना चाहूंगा। और मेरा मानना है कि एलएनटी आपको आने वाले 6 से 9 महीनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और हम तो पोटेंशियली मानते हैं स्टॉक 4000 से 4200 तक के पोटेंशियल अपसाइड आपको यहां से दिखा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर रूफटॉप यूनिट लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी देने का ऐलान अंतरिम बजट में हो सकता है। वहीं नई सूर्योदय स्कीम के लिए करीब 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जा सकता है। आलोक प्रियदर्शी से डिटेल लेते हैं। बताइए आलोक, क्या खबरें मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को ऐलान किया पीएम सूर्योदय योजना, उसके तहत ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान किया जा सकता है। जो अभी मौजूदा स्कीम है नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन, उसमें अभी जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो 1 से 2 केवी के बीच की जो सोलर यूनिट होगा, रूफटॉप सोलर यूनिट, उसमें 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है। उसके बाद जो 3 से 5 केवी के जो रूफटॉप पैनल होंगे वहां पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। और इसी तरह से सब्सिडी स्कीम बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर माना जाए जो अभी मौजूदा रूफटॉप जी स्कीम चल रही है नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन के तहत, उससे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। मैं बता दूं कि जो मौजूदा स्कीम है उसमें परसेंटेज वाइज नहीं मिलता है। वहां पर जो 1 से 3 केवी का अगर कोई रूफटॉप सोलर लगाता है तो उसको 18,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से उसको सब्सिडी मिलती है। और उसके बाद 3 केवी के बाद अगर कोई ज्यादा 10 केवी तक लगाता है तो वहां पर प्रति किलोवाट जो उसको 9,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। तो इस हिसाब से अगर माने तो ये करीब 40% और उसके बाद 20% सब्सिडी होती है। लेकिन अब जो नई स्कीम पीएम सूर्योदय योजना के तहत ऐलान की जा सकती है उसमें पहले 1 से 2 किलोवाट के लिए आपको सीधे 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है। और जो 2 से 5 केवी तक का जो 3 से 5 केवी तक का जो किलोवाट का जो रूफटॉप सोलर होगा वहां पर 40% तक सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये एक बड़ी स्कीम है और इसके लिए 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन भी हो सकता है और इसका ऐलान बजट में हो सकता है, अंतरिम बजट में। शुक्रिया आलोक। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
खरगे ने लिखा है कि न्याय यात्रा में हमला और हंगामे का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद भी हमलावरों के खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज हुआ, न ही कोई कार्रवाई हुई। असम पुलिस उपद्रवियों के साथ है, इसलिए राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में पेश हुए। सुप्रिया सुले खुद उन्हें ईडी दफ्तर छोड़ने गई। ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में रोहित को समन भेजा था। पूछताछ के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता मुंबई ईडी दफ्तर के पास इकट्ठा हो गए। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूछताछ से पहले रोहित पवार ने कहा कि ईडी को जवाब देने के लिए वो तैयार हैं, ईडी के अधिकारियों का सहयोग करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूँगा। कोचिंग सेंटर्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। जेईई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा गाइडलाइन में भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने जैसी चीज़ों पर भी पाबंदी लग गई है। इस खबर पर बच्चों और कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, पेरेंट्स साइड से भी, फिर स्कूल का भी बर्डन उतना ही होता है। एक और जो सिस्टम शुरू है कि बच्चा पूरा सिर्फ स्कूलिंग भी ना करके वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और वहीं पे पूरी पढ़ाई करे। मुझे लगता है बच्चों का बचपन ही खत्म हो रहा है उसके अंदर। तो एक बहुत अच्छी एडोलेसेंस की जो एज होती है उनको ग्रो करना है, बच्चों के साथ मिले, इसकी बजाय वो कोचिंग जा रहा है, घर आ रहा है, सिर्फ पढ़ाई का काम कर रहा है। तो ये तो मतलब वी शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ दिस। या तो स्कूल्स और कॉलेज इतने अच्छे हों कि कोचिंग की जरूरत ना हो, लेकिन जिनको कोचिंग की जरूरत है उनको स्कूल से या घर से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए तो कोचिंग जरूरी है। तो प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। अब सरकार को नहीं बंद करना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए। जिनको जरूरी है वो ले लें, जिनको नहीं है वो ना लें। बच्चे की अपनी मर्जी होनी चाहिए, वो भरे या ना भरे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो उन्हें तो करना ही चाहिए डेफिनेटली। सरकार के ऊपर थोड़ी नहीं होना चाहिए। 16 साल से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में वो दिक्कत आ जाती है कि आपको एक तो पता नहीं होता वो क्या करना चाहिए, फिर कोचिंग में आपको ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देते हैं कि आपको कंपटीशन बहुत मिल जाता है। तो उस कंपटीशन की वजह से आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो। तो वो 16 साल के कम बच्चों के लिए मेंटल स्टेट के लिए उतना अच्छा नहीं है उनका। अगर आप 16 से अबव है तो आपके अंदर विद द एज वो चीज़ आ जाती है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आपको पता है आपकी चीज़ें, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। गाइडलाइन सही है, क्योंकि जो कोटा वोटा में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 13-14 साल के, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो 16 साल के जो बाद के थोड़ा वो हो जाता है, बच्चों को आइडिया हो जाता है। कोचिंग के अंदर काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा अपना पूरा अंदर का जो उसकी वो होती है ना कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए काफी सही रहता है। OnePlus ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज OnePlus 12 को लॉन्च कर दिया है। 12 सीरीज में 2 वेरिएंट OnePlus 12, OnePlus 12R है। इसके साथ OnePlus Buds 3 भी लॉन्च हुए हैं। दिल्ली में स्मूथ बियॉन्ड बिलीफ इवेंट में नई सीरीज लॉन्च की गई है। OnePlus 12 की कीमत 64,999 रुपये और OnePlus 12R की कीमत 39,999 रुपये रखी गई है। फ़ोन के फीचर बता रही हैं शिबानी घरत। दिल्ली में एक ग्लोबल इवेंट के दौरान कंपनी ने अपनी OnePlus 12 सीरीज लॉन्च की। हमारे हाथों में है द न्यूली लॉन्च फ्लैगशिप OnePlus 12। सबसे पहले चीज आपको बता दूं कि जो डिस्प्ले है वो 6.82 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा। 4600 पीक नीट ब्राइटनेस के साथ ये इनफैक्ट डिस्प्ले आता है। लुक, फील एंड डिजाइन में भी ये डिवाइस काफी शानदार लगता है। हमारे पास जो है वो है फ्लोई एमरल्ड कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। डिजाइन लैंग्वेज काफी क्लीन है। सिंपल वॉल्यूम रॉकर बटन, उसके पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ एक टाइप सी, एंड देन जो OnePlus के फैंस जिसके बड़े दीवाने हैं, अलर्ट स्लाइडर आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। अभी इस डिवाइस को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3।
5400 mAh की ड्यूल सेल बैटरी इस डिवाइस में मिलती है। इसी के साथ साथ 100 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी डिवाइस में मिलता है। 26 मिनट में 1 to 100% आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। पीछे की तरफ हैसलब्लैड ब्रांडेड ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलता है। ये चौथा साल है जब कंपनी हैसलब्लैड ब्रांडेड कैमरा मॉड्यूल लेकर आई है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा इसके कैमरा मॉड्यूल में मिलता है। 64,999 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के लिए। अभी इसी के साथ साथ कंपनी ने OnePlus 12R भी इस ग्लोबल लॉन्च के दौरान दिल्ली में लॉन्च किया। ये OnePlus 12R पिछले साल की जो कीमत थी 11R की 39,999 रुपीज, वही इसकी कीमत इनफैक्ट 12R की भी इस साल रखी गई है। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट जो पिछले साल का है लेकिन अपने आप में केपेबल फ्लैगशिप चिपसेट है, वो इस डिवाइस को पावर करता है। सबसे बड़ी बैटरी विच इज 5500 mAh की बैटरी जो OnePlus कह रहा है अब तक की उनकी सबसे बड़ी बैटरी इस डिवाइस में है। एक दमदार बैटरी तो दी गई है, इसी के साथ साथ 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल पीछे की तरफ आपको इस डिवाइस में मिलता है। डिजाइन लैंग्वेज अगेन इस डिवाइस की काफी शानदार है। 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ बेस वेरिएंट शुरू होता है OnePlus 12R का। इट कैन गो अप टू 16 GB ऑफ रैम एज वेल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बजट ब्राउजर पर रखिए खास नज़र, क्योंकि बजट में बचे हैं कुछ ही दिन। नमस्कार।